प्रीति रघुनंदन, कोरोना महामारी पर सियासत का रोज नया अंदाज सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अभी भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, लेकिन शिवसेना के सांसद संजय राउत को उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। हालांकि तकलीफ होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या सियासत को जायज माना जा सकता है? उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने देशवासियों को पत्र लिखा है और कहा है कि हम होंगे कामयाब, यानी साथ मिलकर हम कोरोना को मात देंगे। लेकिन इसी चिट्ठी में वो सरकार को कोसते हुए दिख रही हैं। अगर कोरोना से लड़ने में कहीं कोई कमी दिख रही है तो सवाल उठाना चाहिए, सरकारों को आगाह भी करना चाहिए, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर अलग अलग राज्यों की सरकार हो। लेकिन सवाल सियासत पर है, जिसकी इस वक्त देश को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल यह कि क्या 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को हर राज्य में आसानी से वैक्सीन मिल जाएगी? क्योंकि कई राज्य वैक्सीन की कमी का दावा कर रहे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत के वायरस पर लगाम कब? कोरोना के खिलाफ सांसों की जंग जारी है, लेकिन इस आपातकाल में भी सियासी चाल बंद नहीं हो रही है। महाराष्ट्र कोरोना के कहर से बेहाल है, लेकिन शिवसेना के संजय राउत को उत्तर प्रदेश की चिंता सता रही है। सेकंड वेव में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी देश की बहुत बदनामी हो रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे गाजियाबाद, जिस तरह से वहाँ के जो पिक्चर सामने आ रहा है वो बहुत चिंताजनक है। लेकिन उसका ऊपर टिक्का टिप्पणी करने से हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को भी क्या मदद कर सकते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने देशवासियों को एक पत्र लिखा और कहा कि हम होंगे कामयाब। लेकिन इस चिट्ठी में उन्होंने सरकार पर जमकर सवाल उठाया और कहा, इस सरकार ने देश की उम्मीदों को तोड़ दिया है। मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसी मुश्किल घड़ी में कोई सरकार और उसका नेतृत्व इस कदर अपनी जिम्मेदारियों को पीठ दिखा सकता है। 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन की कमी का मुद्दा भी बार बार उठ रहा है। हमें वैक्सीनेशन ड्राइव जोरदार करनी चाहिए। देश भर में तो खाली अभी तक लॉकडाउन ही होता चला आ रहा है। लॉकडाउन के साथ में नागरिकों को वैक्सीनेशन देने का काम अगर केंद्र सरकार ने की होती तो आज हमारा देश जो है वो दुनिया के सामने इस तरह हाल में नहीं दिखता। साथ ही कोरोना वैक्सीन की केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग कीमत पर सियासी बवाल मचा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो सियासत के वायरस पर लगाम कब लगेगी? इस बहस को, इस चर्चा को शुरू करने से पहले आज महामारी में राष्ट्र धर्म का विश्लेषण कर लेना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहली बात, महामारी पर 13 राज्य मेरा राज्य से बाज आना चाहिए। संजय राउत को तकलीफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश को तकलीफ हो रही है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। तो इस तरह की नीति से ऊपर उठकर आना चाहिए। ये वक्त नहीं है ऐसा कुछ करने का। समस्या हर राज्य के साथ है, इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। दोषारोपण से बाज आ जाइए नेतागण, आगे वक्त मिल जाएगा जब उबर जाएंगे मौजूदा हालात से। एक और बात जो बहुत अहम है, कुछ जगहों पर अस्पतालों, दवाओं, ऑक्सीजन की कमी दूर करनी होगी और ये हम सबको एक साथ मिलकर करनी होगी, और तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कतार में बढ़ चढ़कर खड़े हो पाएंगे। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात वो है कि सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिले, ये सुनिश्चित करना होगा। और ये सुनिश्चित किसको करना होगा? आज उन्हीं जिम्मेदार लोगों से बातचीत भी होगी। साथ ही साथ नेताओं का जोर सियासत पर नहीं, समस्या को सुलझाने पर हो। बजाय कि हम ये कहें कि केंद्र ने कुछ नहीं किया, बजाय कि हम ये कहें कि राज्य ने कुछ नहीं किया, राज्य अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही से नहीं कर रहा है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। हमें सियासत नहीं करनी है, समस्या को सुलझाने पर जोर देना है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बड़ा पैनल भी जुड़ रहा है। मैं परिचय करवा दूं, मेरे साथ
बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ अलका लांबा जुड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं और साथ ही शिवसेना समर्थक संजय गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संबित, आज मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। बहुत बुनियादी सवाल है जिसको लेकर मुमकिन है कि जो मेरे बाकी पैनलिस्ट हैं वो सवाल उठाएंगे। वो ये कि सबसे बड़ा सवाल आज वैक्सीन को लेकर है कि कुछ राज्यों की शिकायत है कि वैक्सीन की कमी के चलते वो अभी 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं। वजह बताइए। देखिए प्रीति जी, 2 प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। पहले तो वैक्सीन के विषय में जो आपने पूछा है, दूसरा 13 राज्य मेरा राज्य। वैक्सीन को लेकर मैं एक चिट्ठी लेकर आया हूं जिसमें प्रत्येक राज्य के पास आज पाइपलाइन में कितना और स्टॉक में कितना वैक्सीन है इसका हिसाब किताब है। चूंकि महाराष्ट्र के विषय में भी बात हुई, मैं महाराष्ट्र का बता दूं। महाराष्ट्र के पास आज 9,23,060 वैक्सीन स्टॉक में है और पाइपलाइन में 3 लाख वैक्सीन, अर्थात 3 दिन के अंदर 3 लाख वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहुंचेंगे। जहां तक मई 1 को 18 साल के ऊपर जिन लोगों का वैक्सीनेशन होना है उसका विषय है। देखिए, जब WHO के गाइडलाइंस को मानते हुए भारत सरकार ने फेज वाइज वैक्सीनेशन आरंभ किया। फेज 1 और फेज 2 में सबसे ज्यादा मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी जिन लोगों की थी, जो फ्रंटलाइन वर्कर थे, जो 60 साल के ऊपर थे, जो 45 से लेकर 59 तक कोमॉर्बिडिटी वाले थे, और उसके बाद जो 45 से ऊपर बिना कोमॉर्बिडिटी वाले थे, उनको पहले वैक्सीनेशन मुफ्त में मुहैया कराने का मुहिम चला, क्योंकि मोर्टेलिटी उनका सर्वाधिक 90% होता था। ये स्टडी के हिसाब से बताया गया। ये पूरा का पूरा खर्चा वहन केंद्र सरकार करती है, मुफ्त देती है। एक डिमांड उस समय रहा कि आप दूसरों के लिए भी ये खोल दीजिए और राज्यों को नेगोशिएट करने का पावर दीजिए। हमारी सरकार ने ये पूरे प्रोसेस को लिबरलाइज कर दिया, राज्यों के हाथ में नेगोशिएट करने के पावर को दे दिया कि आप भी मैन्युफैक्चरर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, और कब ये डिलीवरी होगी ये भी नेगोशिएट कर सकते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर होने के नाते ये एक स्वागत योग्य कदम है। सभी राज्यों से निवेदन है वो मैन्युफैक्चरर से नेगोशिएट करें और अपने राज्यों में किस प्रकार से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके उसकी चिंता करें। मैं आपसे और 10 सेकंड लेके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देना चाहूंगा, जिसमें 13 राज्य मेरे राज्य की बात हुई। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, संजय राउत जी को इस प्रकार से फुट एंड माउथ डिजीज वाली बीमारी जो हम देख रहे हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में आज भी ठाणे में अस्पताल में आग लगने के कारण 4 कोविड मरीजों की मौत हुई है। 2 दिन पहले विरार में हमने देखा 15 आग लगने के कारण 15 मरीजों की मौत हुई थी। उससे पहले कई अस्पतालों में हर दिन आग लगने के कारण मौत हो रही है, और उनके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि दिस इज नॉट अ नेशनल न्यूज, ये कोई नेशनल न्यूज भी नहीं है। सर्वाधिक केस 60% केस आज महाराष्ट्र से आ रहे हैं। 24 घंटे में 895 डेथ, दिल्ली में 385 हुआ है, तो महाराष्ट्र में 895 डेथ 24 घंटे में हुआ है। एक एम्बुलेंस में 22 लाशों को ठूस करके जानवरों की तरह उन्हें स्मशान घाट बीड़ में लिया जाता है। उसके बाद भी संजय राउत जी को उत्तर प्रदेश में देखने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं हाथ जोड़ के संजय राउत जी से कहूंगा, संजय राउत जी, ये राजनीति करने का मौका नहीं है। आप पहले जो मृतक हैं महाराष्ट्र में उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए। एक एम्बुलेंस में 22, 40 लोगों को ठूस करके इस प्रकार की अमानवीय प्रदर्शन मत करिए और लोगों को जलने से बचाइए कम से कम। संजय गुप्ता, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है संजय राउत के जरिए? संबित पात्रा कह रहे हैं कि उन्हें चिंता उत्तर प्रदेश की ज्यादा हो रही है, महाराष्ट्र की तरफ देख ही नहीं है। ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र की बात होते ही आंखें बंद कर लेते हैं। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, ये देश हमारा है। अगर महाराष्ट्र में किसी भी तरह की कोई दुर्घटना घटती है तो जिस तरह से बीजेपी उसके विषय में चर्चा करती है, तो इसी तरह से अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ी चिंताजनक होती है तो उसमें अगर कांग्रेस ने या शिवसेना ने या संजय राउत जी ने उस पर चिंता व्यक्त की है, तो चिंता व्यक्त करना तो हमारे देश के नेताओं का काम ही है। अगर हम चिंता व्यक्त नहीं करेंगे और उस पर सरकारों को संज्ञान में लेने के लिए नहीं कहेंगे तो फिर राजनीति कैसी और राजनेता किस तरह के? तो अगर आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हालात हुए हैं तो उस पर अगर बात कर दी तो इसमें राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर कोई दुर्घटना घट गई और वहां पर दुर्घटना घटने के बाद किसी हादसे में लोगों की मृत्यु होती है, तो उस पर राजनीति करने की बजाय, उस पर इस तरह की बात करने की बजाय कि सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा करें, ये देखने की जरूरत है कि जख्मों पर मरहम किस तरह से लगाया जाए। आज केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो,
दोनों ही बहुत अच्छे से कोरोना से किस तरह से लड़ा जाए इस मापदंडों को देखने की कोशिश कर रही हैं। और मैं इस बात की प्रशंसा भी करता हूं। मैं मानता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर और केंद्र सरकार के लेवल पर बहुत सी लापरवाहियां हुई है। जो डिसीजन दिसंबर में लिए जाने चाहिए थे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के, वो नहीं लिए गए। केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन होम सेक्रेटरी होम द्वारा कई बार कह देने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें केंद्र सरकार की तरफ से हुई, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी हुई कि जिससे हमारे देश के अंदर केस बढ़े। क्या कुंभ को रोका नहीं जा सकता था? कुंभ को रोका जा सकता था। संजय गुप्ता जी, यही उत्तर संजय प्रदेश में राउत 2 दिन पहले कह रहे थे कि सारी की सारी गलती अगर किसी की है तो मोदी सरकार की है। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार तो एक तरह से पिता की तरह होती है और केंद्र सरकार ने जिस तरह से जो नेग्लिजेंसी की है उसके लिए तो बोला ही जाएगा। जिस तरह से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। संजय जी, उसके विषय में कहा केंद्र की जाएगा। जिम्मेदारी होती है, लेकिन राज्य में स्वास्थ्य किसकी जिम्मेदारी होती है, ये भी बताइए। देखिए, कोरोना वाले मामले में केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारियां हैं। दोनों की पूरी जिम्मेदारियां कि किस तरह से उस पर काम किया जाना है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का या सिर्फ केंद्र सरकार का है, ऐसा नहीं है। हमारे देश के संघीय ढांचे में इस तरह के प्रावधान है कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी और किस तरह से जो लोग आज कालाबाजारी कर रहे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, उनको गोली मारी जाए। इस तरह की अदालतें आज इस बात को कहती हैं, ये बात केंद्र सरकार को बोलनी चाहिए। इस तरह के फैसले किए जाने चाहिए। जो भी इस टाइम किसी भी तरह की वैक्सीनेशन के साथ, किसी भी तरह के इलाज के साथ, किसी भी तरह के हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी दवाई के साथ कालाबाजारी करता है, उसको गोली मारने के आदेश हो, उसको फांसी देने के आदेश हो। इस बात को अदालतें कह रही हैं। केंद्र सरकार को भी तो कहना चाहिए, इस तरह के कानून पास किए जाने चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो भी दौर में नीति निर्धारण तो बहुत दूर की बात है, जो सख्त कानून है उनको लागू करवाने में बहुत ज्यादा कोताही बरत रहे हैं और हालात इस कदर खराब हो चुके हैं। देखिए प्रीति जी, संजय गुप्ता जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे मित्र भी हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए आज अनायास ही उनके मुख से कई बार सच्चाई निकली। आज उन्होंने आपके शो में कहा कि कई बार सेंटर से नोटिस आने के बावजूद ऑक्सीजन प्लांट बनाया नहीं राज्य ने। कई बार सेंटर से चेतावनी आने के बाद जिस प्रकार से मुस्तैदी से काम होना चाहिए था राज्य सरकार का, वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उनके दिल में भी दर्द है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर हम चिंता, संजय भाई मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं, संजय भाई मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। ऐसे तू मैं करेंगे तो यहाँ भी सख्त कानून बनाना पड़ेगा, है ना? ठीक है। देखिए संजय भाई आपने खुद कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उनकी आलोचना नहीं करेंगे तो ये राजनीति कैसी और हम राजनेता कैसे। आज तो डिबेट का मुख्य मुद्दा ही यही है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। और तीसरा विषय, गोली मार दे, लोगों को गोली मार सकती है सरकार, मुझे तो लगता नहीं है इस प्रकार का कोई प्रावधान हमारे संविधान में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अरे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उसके लिए संजय भाई मैं उत्तर दे रहा हूं। जो लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, उनके लिए कानून है, कानून उनको सजा देगी। उनको केंद्र सरकार गोली मार दे और सड़क पे गोली मार दे, मुझे लगता है इस प्रकार का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है और ना ही किसी कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार उनको गोली मारे। इस प्रकार के आज कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जरूरत है। लोग मौतों पर राजनीति कर रहे हैं, सुनिए अपना जेब भर रहे हैं। तो क्या सुनिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, बीच में चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से सुनिए। कल एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आया कि शिवसेना के एक विधायक ने रेमडेसिविर मेडिसिन जो है उस इंजेक्शन को बहुत बड़े तादाद में उसने होर्डिंग किया हुआ था। उन्होंने माफी भी मांगी, बाद में कहा कि मैं होर्डिंग नहीं किया हुआ था, मैं तो यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए आया था। क्या उनको गोली मार देनी चाहिए? क्या उनको गोली मार देनी चाहिए? नहीं, आपने फडणवीस जी के बारे में बोला, आपके हेल्थ मिनिस्टर ने और आपके मंत्री ने कहा कि नहीं ये तो परमिशन लेके किया था। जमा किए हुए थे साहब, आपके मंत्री ने वो चिट्ठी दिखाई कि हमारे परमिशन के बाद ही उन्होंने ये मंगाया था महाराष्ट्र की सरकार के लिए। क्या शिवसेना के उस विधायक को गोली मार देनी चाहिए? आप बताइए। आपने कहा गोली मार देना है, ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ सख्त से सख्त कार्यवाही कानून के अंतर्गत हो जाए, मगर ये जो सेकेंड वेव हुआ वो गोली नहीं मारने के कारण नहीं हुआ। कृपया करके हम इस प्रकार की हिंसात्मक बातें ना करें। और शिवसेना के उस विधायक को गोली मारनी चाहिए या नहीं, ये आप बता दीजिए। मैं आप दोनों को रोककर अब अलका लांबा के पास जाना चाहती हूँ। क्या सियासत का नया दौर अलका लांबा शुरू हो गया है कि हम ये देखते रहे कि भाई देखिए दूसरे राज्य में तो बड़ा बुरा हाल है, हम अपने राज्य की क्या बात करें? प्रीति जी देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी की नीति जो है वो साफ है। सा से सुझाव, सा से सवाल, सा से सहयोग, तीनों काम देश हित में कांग्रेस और हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं करूंगी, मैं विरोध भी नहीं करूंगी, पर देश हित में क्या हम सुझाव और सवाल नहीं पूछे? अगर वो राजनीति है तो मैं पूछना चाहती हूँ, मद्रास हाई कोर्ट, उसका दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट,
क्या वो सवाल करके इन्हें फटकार लगाकर वो भी राजनीति कर रहे हैं? वो भी तो वही कर रहे हैं जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं आपसे। 1 मई से वैक्सीन नीति शुरू हो रही है, पूरे देश में वैक्सीन लगेगी, नीति नहीं वैक्सीन लगेगी। राज्य आपसे वैक्सीन मांग रहे हैं, सीरम कह रहा है कि हम 15 मई से पहले, आप कह दीजिए सबको लगेगी 1 से, लेकिन वैक्सीन नहीं है। 15 तारीख भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं हमने राज्यों पर छोड़ दिया, भावतोल निगोशिएशन करें। ये भावतोल का समय है? सीरम 400 रुपए राज्यों को दे रहा था, हो हल्ला बचाया, राहुल गांधी जी सब कांग्रेस आवाज ना उठाती तो सीरम 100 रुपया कम नहीं करता। राज्य सरकारों को 400 था, अब 300 कम कर दिया। हमारा फिर वही मांग है, 1 नेशन 1 प्राइस होना चाहिए। 80 करोड़ गरीबों को जिन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं उनके लिए मुफ्त वैक्सीन होनी चाहिए। इसकी कोई नीति नहीं है, सारा ठीक रहा राज्यों पर। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस अपने राज्यों पे बोले, दूसरे, ये तेरा मेरा अपना कहां से हो गया? मुझे बताइए, कांग्रेस के 3 राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब। आप हमसे वो हक छीन सकती हैं कि हम बाकी राज्यों के लिए आवाज नहीं उठाएं? हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों में, आज आंध्रा में, हैदराबाद में, तमिलनाडु में, केरला में जो हो रहा है, हम खामोश रहे? क्यों? क्योंकि वो हमारे राज्य नहीं है। ये तू मैं मेरा तेरा कर कौन रहा है? आप अगर हम कहेंगे हम सिर्फ 5 राज्यों की बात करें, 3 कांग्रेस शासित, 2 हमारे सहयोगियों के, बाकी देश के 31 राज्यों को 28 हमारे राज्य, 8 हमारे केंद्र छोड़ दें, तो ये आपकी भूल है, ये कांग्रेस छोड़ेगी नहीं। संयोग की बात है, राहुल गांधी जी ने जो है कोरोना सेना करके 20,000 की फौज खड़ी कर दी है। अभी फोन आया था हमारे श्रीनिवासन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को, आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली में ऑक्सीजन के बिना मरीज बात दम तोड़ रहा था, फटाफट वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा महाराष्ट्र सरकार को जो है ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन के वो वाहन नहीं है। मैं कहूंगी सोनिया गांधी जी ने रायबरेली में 1,17,00,000 रुपया अपनी जो सांसद निधि में से दिया है। सब सांसद क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं ये सहयोग? ये जनता का ही तो पैसा, कोई एहसान तो नहीं कर रहा कोई देकर। आज रायबरेली के अंदर एम्स, जो जिसकी नींव कांग्रेस ने रखी थी, आज वहीं पर 1,17,00,000 से जो है कोविड का एक अस्पताल बनकर तैयार हो गया। पैसा नहीं था प्रशासन के पास, प्रशासन को 1,17,00,000 मिला, हो गया। अलका लांबा, क्या आपको सिर्फ ये लग रहा है कि इस मौजूदा स्थिति में जो कुछ कर रही है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, उनके सांसद कर रहे हैं, ये आप जो महिमा मंडन कर रही हैं, ये कहकर आप क्या साबित करना चाहती हैं? देखिए, नहीं, मैं कुछ साबित नहीं कर रही हूँ। जिनको मदद पहुंच रही है ना, वो सब देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जो सत्ता में नहीं है, मात्र 3 राज्यों में सरकार है। देश में हमारी सरकार नहीं, राज्यों में हमारी सरकार नहीं, 31 ऐसे राज्य हैं। फिर भी वहां पर हमारी टीम सहयोग कर रही है, मानवीय आधार पर। हमारे जितने भी जिला ऑफिस है वो कन्वर्ट कर दिए गए कंट्रोल रूम में। तो ये राजनीति है, तो मुझे लगता है इस तरह की राजनीति की प्रीति सख्त जरूरत है। भाजपा के मुख्यालय को क्यों कंट्रोल रूम में नहीं बदल दिया गया? यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने इन्हीं के दिल्ली के सांसद को कहा है, आपको ये लाइसेंस किसने दिया कि आप अपने घर से दवाइयां बांटेंगे? ये हाई कोर्ट ने, गौतम गंभीर इन्हीं के सांसद है, उनसे सवाल किया है। हमसे सवाल किया होगा तो हम जवाब देंगे। ठीक है, इन बातों पर संबित पात्रा से उत्तर ले लेते हैं। संबित, एक तो ये बताइए कि 1 नेशन 1 प्राइस वैक्सीन को लेकर क्यों नहीं हो पा रहा है? आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो भाई मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन वो जो मुफ्त देने का जो प्रोसेस है वो राज्यों को ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है, केंद्र से ज्यादा महंगे दाम पर मिल रहा है। इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि व्यूअर जो है, वो जो दर्शक है जिसे अब 18 से ऊपर और 45 से नीचे है, उससे लगवाना जाना है वैक्सीन को, वो कैसे जाएगा? ये पूरा प्रोसेस जरा बताइए। देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है और मुझे लगता है इसको अच्छे तरीके से समझाने की आवश्यकता है। 1 नेशन 1 प्राइस की जो डिमांड आ रही है और क्या मुफ्त देना चाहिए, देखिए इसको समझ लीजिए जरा। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि WHO के गाइडलाइन के हिसाब से ये देश बहुत बड़ा है, 135 करोड़ का है, जो फ्रंटलाइन वर्कर है और बाकी जो 45 साल के ऊपर और जो 60 साल के ऊपर है उनको मुफ्त लगाया जा रहा है। जो मैन्युफैक्चरर है वो भारत की सरकार मैन्युफैक्चरर नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स मैन्युफैक्चरर है। डिमांड उसके बाद आता है मार्केट को ओपन कर दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो और उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स। देखिए, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कोई बात नहीं, आप इनसे बुलवा लीजिए, मैं बिल्कुल चलाऊंगा नहीं और मुझे कोई मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर लोगों को इसको समझना है तो मैं समझा दूंगा। मैं कोई क्वेश्चन किया है और ये इस लिहाज से बहुत जरूरी है, मैं बिल्कुल मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आपसे अगर बोलना है तो रुकिए, संबित पात्रा 1 मिनट रुकिए, और अलका आप भी रुकिए। सच ये है कि हमें लगातार व्यूअर्स ये बार बार मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सवाल कि भाई ये जो केंद्र और राज्यों के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर, दाम को लेकर लड़ाई हो रही है, आखिर ये है क्या? तो इसे समझने के लिए हम संबित पात्रा का जवाब तो सुन ले। अलका, संबित, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, मैंने
मैं कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मैं चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूं। समझना है तो आप प्रीति जी मुझे आराम से समझाने दीजिए, वरना आप इनको बोलने दीजिए। बोलिए। प्रीति जी देखिए, पहली बात तो है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था और चल रहा है फेज 1, फेज 2, फेज 3 का, उसमें पूरा का पूरा केंद्र सरकार फ्री कर रही है। और जो कहा जा रहा है केंद्र और राज्य में ये पार्थक्यता क्यों? आप मुझे प्रीति जी बताइए, केंद्र सरकार अगर 50% वैक्सीन भेजती है तो केंद्र सरकार कुछ निर्माण भवन में तो नहीं रखती है उसको, ना ही उसको संसद भवन के अंदर रख के अपने लोगों को वैक्सीनेट कर देती है, वो राज्यों को देती है। वो 50% मुफ्त वैक्सीन वो झारखंड को देती है, वो छत्तीसगढ़ को देती है, वो महाराष्ट्र को देती है, वो उड़ीसा को देती है, वो उत्तर प्रदेश को देती है, अर्थात राज्य के लोगों को ही लगता है। तो कोई राज्य और केंद्र अलग नहीं है। नंबर 1, उस समय एक डिमांड था, 3 डिमांड थे कि आप स्टेट्स को इसमें इन्वॉल्व करिए और लिबरलाइज कर दीजिए, ओपन मार्केट करिए, मतलब सारे वैक्सीन मार्केट में लाइए, जिसको जो वैक्सीन माने वो लगाएगा। तीसरा, प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करिए ताकि वो भी बड़े तादाद में इसमें काम कर सके। और ये कांग्रेस की चिट्ठी में भी था, शशि थरूर ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा था, राहुल जी ने भी कहा था। सरकार ने कहा ठीक है, हम इसको लिबरलाइज करते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चरर्स के साथ नेगोशिएट कर सकती है, प्राइसिंग को लेकर नेगोशिएट कर सकती है, किस क्वांटिटी में वो खरीदेगी वो नेगोशिएट कर सकती है। अब देखिए, लोग कहते हैं कि ज्यादा रेट में केंद्र सरकार कम रेट में और राज्य सरकार ज्यादा रेट में, ऐसा नहीं है। जो 100 मिलियन वायल्स पहले केंद्र सरकार ने ऑर्डर किया था रिस्क असेसमेंट प्राइस में, उसमें 150 प्रति वायल दिया गया था केंद्र सरकार को। अब एसआईआई ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि इसके बाद जो भी वायल दिया जाएगा केंद्र सरकार को, वो पहले 400 रुपए में था, आज कम करके 300 रुपए में कर दिया गया है। राज्य सरकार को भी वो 300 में दिया जाएगा। फिर भी राज्य सरकार चाहे तो 300 से 200 करने के लिए वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ या कोवैक्सीन के भारत बायोटेक्निक्स के साथ बैठ करके ये चर्चा कर सकती है कि हमसे और कम कैसे करेंगे, हम बल्क में लेंगे तो कम कर देंगे। लेकिन संबित पात्रा, उसमें एक सवाल ये भी है कि उद्धव सरकार सामने आती है और ये कहती है कि हम 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं शुरू, तो इसकी वजह क्या है ये तो बताइए। वो कह रहे हैं हमारे पास वैक्सीन पहुंचेगी नहीं तो हम ड्राइव कैसे शुरू करेंगे? देखिए, मुझे लगता है उनको सही तरीके से नेगोशिएट करना था। कहीं ना कहीं समय रहते उन्होंने नेगोशिएट किया नहीं। उनको लग रहा था कि अभी किसी ने कहा कि हम क्या, ये समय क्या भागदौड़ का है? बिल्कुल ये समय भागदौड़ का है। सभी सरकारों को भागदौड़ करनी चाहिए। अगर भागदौड़ नहीं करेंगे, आप अपने अधिकार को लेंगे नहीं, आप जाके वहां नेगोशिएट करेंगे नहीं, तो ये अपने आप चल के तो नहीं आने वाले हैं। और मैंने आपको ये आप लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। दिखाए थे, हमारे तरफ से जो देना चाहिए था वो एक्स्ट्रा स्टॉक में, कि राज्य जो है वो सही से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे तरफ से जो स्टॉक देना था वो स्टॉक एक्स्ट्रा में है। केवल और केवल महाराष्ट्र में 9,24,000 वैक्सीन आज के डेट में मौजूद है। किसके लिए भगदड़ करें? जहाँ करनी है ऑक्सीजन के लिए, आपकी टेस्टिंग किट के लिए, वैक्सीन के लिए भगदड़ राज्य सरकारें करें। जहाँ जरूरत है, इन्हें भगदड़ कहाँ करवाया जा रहा है? सीरम इंडिया से पैसे कम कराइए। भारत अभी तक नहीं, किस चीज में उलझा कर रख रहे हैं? क्यों नहीं एक नीति बनाते हैं कि एक नेशन वन प्राइस हो जाएगा और प्राइस वही होगा 150 रुपया प्रति डोज जो भारत सरकार को मिल रही है। ये मुनाफाखोरी की भगदड़ करवा रहे हैं। ये जहां हमारी ताकत लगनी चाहिए वहां नहीं लग रही है। आपका जो है कनाडा से आप जो है 10 बिलियन US डॉलर मांगते हैं और वही 130 बिलियन डॉलर आप अपने संसद और संसद के सचिवालय बनाने में खर्च कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कनाडा का प्रधानमंत्री भी क्या सोच रहा होगा कि 10 बिलियन डॉलर। इनकी तो कहीं और राजनीति करने की इच्छा है। संसद सचिवालय तक पहुंच गए। आपकी प्राथमिकताएं, वैक्सीन को छोड़ करके संसद के सचिवालय, प्राथमिकताएं क्या है? देश डूब रहा है, इन्हें संसद भवन चाहिए, पैसा नहीं है, वेंटिलेटर के लिए पैसा नहीं है, वैक्सीन के लिए पैसा नहीं है। और राज्यों को आप कह रहे 300 रुपए में वैक्सीन खरीदिए, पैसा नहीं है, बंद कर दीजिए। संसद भवन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, लाइए वो 20,000 करोड़ दे दीजिए राज्यों को ताकि राज्य मुफ्त वैक्सीन अपने गरीब लोगों को लगा सके। ये सुझाव दे रही हूँ आपको, ये सुझाव है। ये लोग तय करें, ये अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से सुझाव दे रही है या राजनीति कर रही है कि संसद भवन 20,000 करोड़ का बंद करिए और वो 20,000 करोड़ राज्य को दीजिए ताकि राज्य गरीबों को मुफ्त वैक्सीन लगा सके। आपने उन पर आर्थिक बोझ डाल दिया है। पीएम केयर फंड में पैसा आप लेंगे, पूरे विश्व से 10-10 बिलियन फंड से ही आपको मुफ्त दे रहे हैं। पीएम केयर फंड से आज 500 ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में हम बनाएंगे। पीएम केयर फंड के माध्यम से आज क्रायोजेनिक टैंकर आ रहे हैं। पीएम केयर फंड के माध्यम से महाराष्ट्र को वेंटिलेटर, सारे वेंटिलेटर केंद्र ने पीएम केयर फंड से दिए। आज महाराष्ट्र में संख्या कम होने लगी है, वो पीएम केयर फंड के कारण हो रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको पीएम केयर फंड से मिला है। सारी चीज तो हम पीएम केयर फंड से ही दे रहे हैं।
दोनों में से इंटरनेशनल किसी इस्तेमाल की कब आवाज करेंगे? नहीं समझ ये आ तो रही है। बताइए। ऐसे में मुझे रुख करना पड़ेगा अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि केंद्र ने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या सिर्फ ये कहकर राज्य अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? देखिए, पहले बहुत देर तक महाराष्ट्र की बात हुई, दिल्ली की बात हुई, राजस्थान की बात हुई, तो मैं सोचा उत्तर प्रदेश की बात हो जाए, जिससे संबित को पता चल जाए। संबित भी उत्तर प्रदेश से बात करना नहीं चाहते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत भयावह है, तो उसमें बात चर्चा नहीं करना चाहते। उन्होंने बोला आज के दिन राजनीति का वक्त नहीं है, बिल्कुल राजनीति का वक्त नहीं है। तो ये बात आप योगी जी को क्यों नहीं समझाते कि राजनीति का वक्त नहीं है, झूठ बोलने का वक्त नहीं है, सहयोग लेने का वक्त है? उनको भी तो समझा सकते हैं ना। वो आके बोलते हैं कि यहाँ पे कोई गैस की, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई बेड की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है। फिर लोग यहाँ पे रोड पे क्यों, फिर लोगों की मौतें क्यों हो रही है बिना ऑक्सीजन के, बिना बेड के, बिना वेंटिलेटर के? उनको भी समझाइए, उनको समझाइए कि ये भाई वक्त राजनीति और झूठ बोलने का नहीं है। उनको बताइए कि इस समय हम समाजवादी लोग उनके साथ खड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों की मौतें हो रही हैं, जिसका डाटा आप दिखाना नहीं चाहते, डाटा से कलाबाजी कर रहे हैं, आंकड़े से कलाबाजी खेल रहे हो। और मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने आपके सांसद, आपके विधायक, आपके मंत्रीगण, आपके मिनिस्टर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, लोगों की मौतें हो रही हैं। तो क्या आपने तो पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस को ही खारिज कर दिया था। आपने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है। कीर्ति जी बोलने दीजिए ना, आप अभी किस साइड खड़े हैं ये क्लियर कीजिए, आप अपनी बात रखिए। आप क्यों बताने की कोशिश पॉलिटिक्स करिए? नहीं बोलने करने दीजिए दूंगी ना आपको। अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे ये बताइए कि आप किस साइड खड़े हैं। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने आपने वैक्सीन को ही बीजेपी की तो मुझे वैक्सीन बोलने करार दीजिए। दिया था। कीर्ति जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है, आप बोलने दीजिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, आप बीजेपी को मत बचाइए। ऊपर वाला देख रहा है, आपको भी देख रहा है कि आप इंसानी धर्म नहीं अपना रही है। मैंने बोलना शुरू किया, बीजेपी को बचाना शुरू कर दिया आपने। अरे मुझे बोलने दीजिए, कम से कम 50 सेकंड बोल दूं, उसके बाद आप टोक लीजिएगा, सवाल पूछ लीजिएगा। यही तो दिक्कत है देश की प्रीति जी, इंसानियत जगाइए अंदर मैं से। चाहती अगर हूं आप लोग कि ऐसा करेंगे समाधान तो ये पर आप ऊपर वाला आए, माफ नहीं सुझाव करेगा की आपको बात करें, कि सच्चाई आप लेकिन आने देना नहीं राजनीति चाहते। क्यों आप यहाँ पे कर लोगों रहे की हैं? मौतें हो रही हैं, आप अपनी बिना बात ऑक्सीजन के कीजिए। लोगों की मौतें हो रही हैं, बिना बेड के लोगों की मौतें हो रही हैं, बिना यहाँ वेंटिलेटर से लोगों की मौतें हो रही हैं, और आप मजाक करते हो। आप लोग सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहे हो। आप दिल्ली महाराष्ट्र के पीछे पड़े रहते हो। यहाँ पे आगरा की हालत देखिए, सुल्तानपुर में पता है सुल्तानपुर में क्या हुआ? रात को मेडिकल कॉलेज से वहां के डॉक्टर और नर्स वहां से भाग गए, क्योंकि वहां इतने मरीज आ गए, इतने लोग आ गए, अचानक वहां इतनी भीड़ बढ़ गई कि वो छोड़ के हॉस्पिटल भाग गए। आगरा में देखिए ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो गई। लखनऊ में आके देखिए क्या हालत है, शमशान घाट में लाइन लगी है, लोग अपनी डेड बॉडी जलाने का इंतजार करते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, ये योगी जी को दिखाई नहीं देता क्या? योगी जी को समझ में नहीं आ रहा कि शमशान घाट में लाइन लगी है, वो अपना बंद कर में कमरे में बंद होके बातें करते हैं, मीडिया को एड्रेस करें। जरा कमरे के दरवाजे खोल के देखें, सीम हाउस के दरवाजे खोलें, उनको पुकार चीख जो लोगों की सुनाई देगी। चापलूसों से निकल के देखे बाहर, जिन चापलूस लोग उनको मीडिया में ला के इतनी देर से पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। से बोलना चाहता हूं कि ठोको नीति तो आपने ही शुरू की है। आप बताइए सुझाव क्या है, आप बताइए सुझाव क्या है, समाधान क्या है? तो ऐसा लग रहा था संबित जी, मैंने सोचा था मानवता की बात करेंगे, जो आप तो बीजेपी के यहाँ पे हेड करने आ गए, प्रचार करने आ गए, सुझाव की तरफ जाए, उस बात को रखिए। हकीकत की आपको ये मंच मिला है तो इसका इस्तेमाल कीजिए। अरे प्रीति जी बोलने दीजिए, बोलने नहीं देंगे आप? बोल ही रहे मैं हैं आप, मेरे कहने पर भी नहीं रुक रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। नहीं क्या रुके, आप बोले पे टोक रही है। मैं जब हकीकत बोलना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, समस्या का समाधान सामने रखना चाहता हूं, बात सुनिए। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिनसे आपको बहुत तकलीफ है, उनके लिए आपके पास क्या समाधान और सुझाव है? टीवी पे आप आते हैं तो लोग टीवी बंद कर दे रहे हैं, इनका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, लोगों के घर में मौतें हो रही है। आपने शायद सुना नहीं, जब ये डिबेट ओपन हुई थी तो सबसे पहला सवाल ही मैंने उठाया था केंद्र सरकार की उस कार्यशैली पर जिसको वैक्सीनेशन प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आपने सुना नहीं, ये मेरी दिक्कत नहीं है। होनी चाहिए, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेके इनके ऊपर हत्या के मुकदमे होने चाहिए, जिनकी कमजोरी की वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। बातें हैं, क्यों हम ये अनपढ़ लोगों की बातें सुनने का मन भी नहीं करता है। प्रीति जी प्लीज इस प्रकार के लोगों को मत बुलाया करिए। इसका चेहरा देखने का मन नहीं करता है, उसका चेहरा सुंदर नहीं है। ये क्या है, चेहरा सुंदर नहीं है, चेहरा सुंदर है, क्या है, ये कौन है? चेहरा देखने, ये चेहरा टोटी चोर का प्रवक्ता बैठ के चेहरा किसका सुंदर है, किसका चेहरा सुंदर नहीं है, ये डिफाइन करेंगे आप? टीवी पे कोई नहीं अपनी प्रीति जी प्लीज इस प्रकार की बातें, ये गरिमामयी बातें नहीं। किसका चेहरा कैसे है, ये कौन है डिफाइन करने वाले कि चेहरा किसका सुंदर है, किसका चेहरा सुंदर नहीं है? ये कौन है? उनकी माँ, उनके बाप, ये बहुत गलत बात है प्रीति जी, आप इस प्रकार की बातों को अलाउ कर रहे हैं। किसका चेहरा देखना टीवी में लोग पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शांत रहे। और अनुराग भदौरिया, मैं चाहती हूं कि आप सार्थक बहस करें, आप सुझाव बताएं, आप ऐसे ही समाधान की तरफ इशारा करें या बात रखें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मदद करें। सर, मैं फिर से आपको मौका दे रही हूं, प्लीज आप अपनी बात को रखिए। 1 घंटे से तो वही बोल रहे हैं, 3 लोग हैं जिनको उत्तर देना है मुझे।
उत्तर प्रदेश में मौतें हो रही है, उत्तर दीजिए आप, क्या उत्तर दोगे? क्या काम किया आपने? और आपने हॉस्पिटल बनाने देखिए का काम किया होता? प्रीति जी, आप मुझे उत्तर देने का मौका दिया जाए। मैं तीन लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है मुझे थोड़ा समय की अनुकूलता दी जाए। मैं सीरियसली इन विषयों का उत्तर देना चाहता हूँ। 30 सेकंड दीजिए आप अनुराग भदौरिया को अपनी बात कंप्लीट करने के लिए। 1 सेकंड में मत दीजिए। नहीं नहीं आपको समय दे रही हूँ, आपको काहे को चिढ़ हो रही है, आपको काहे को गुस्सा आ रहा है, आपको काहे को खींच हो रही है? बात तो सुनिए अनुराग भदौरिया जी, शांति से सुनिए, अपनी बात को रखिए, इतना चिल्लाने की चिल्ला चोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बात रखेंगे तो भी उसी पिच में सुनाई पड़ेगी और जब आप चिल्लाएंगे तो भी उसी पिच में सुनाई पड़ेगी। करने में खर्च किया ना प्रीति जी, चुनाव प्रचार में खर्च किया इतना पैसा, अगर इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में खर्च कर लिया होता तो आज लोगों की जान बच जाती। इनको सत्ता ज्यादा प्यारी है, जनता प्यारी नहीं है, नहीं देखना चाहती जनता इनको। आपने सारे सवाल उठा लिए, सत्ता प्यारी है, जनता प्यारी नहीं है। संबित पात्रा जवाब दीजिए और उन तमाम सवालों का भी जवाब दीजिए जो अलका लांबा ने आपसे पूछे हैं, क्योंकि वो जो नेगोशिएशन की आप बात कर रहे हैं वो नेगोशिएशन उस लेवल पर नहीं हो रहा है जिस लेवल पर चाहिए था, क्योंकि हर स्तर पर नेगोशिएशन है। बेड के लिए नेगोशिएशन करना है, ऑक्सीजन के लिए नेगोशिएशन करना है, अस्पतालों की मौजूदगी के लिए नेगोशिएशन करना पड़ रहा है। प्रीति जी देखिए, 3 लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। प्रीति जी, मुझे तो अनुकूल समय दीजिए और अकेले में बोलने दीजिए। ये इस प्रकार की भद्दी भाषाओं की जो भाषाएं यहाँ पर प्रयोग की जा रही है कि तेरा चेहरा ठीक नहीं है, लोग नहीं देखना चाहते हैं, ये भद्दे चेहरे, ये सब किस प्रकार की भाषा है? इस प्रकार के डिबेट होने चाहिए। ये किस प्रकार का भड़ास था अभी यहाँ पे? जो लोग कह रहे थे, जिनके नेता कह रहे थे ना 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 ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, कोई मत लगाना, और जब हमारी सरकार आएगी तब जाके भारत का वैक्सीनेशन हम करेंगे, अभी कोई वैक्सीनेशन मत लगाना, ये वैक्सीन से तो नुकसान होता है। वो लोग आके यहाँ पर भाषण देंगे, उन लोगों को हम सुनेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर वो हमें हिसाब किताब मांगेंगे। अरे घर के टोटी तक नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मुद्दे पर आते हैं, जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30,000 केसेस आ रहे हैं, जवाब दीजिए इस पर। उन लोगों से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है जो घर का फर्श और टोटी चोरी करके लेते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा यहाँ पर। आप कह रही हैं कि क्या प्रिपरेशन हुआ, ये मैं आपको डेट बताता हूँ, 7/4/2020। ये 7/4/2020 को तमाम राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखा कि आने वाले समय को भांपते हुए आप सभी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करना आरंभ कर दें ताकि ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ जाए और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कैसे मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो उसकी चिंता करें। राज्यों ने हाँ सब देख लिया, उसके बाद कुछ नहीं। साथ चिट्ठी लिखी गई 5 जनवरी को, 25 फरवरी को, 27 फरवरी को और उसके आगे भी कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करिए। आप याद करिए, आज से चंद दिनों पहले तक महाराष्ट्र की सरकार, अभी 4 दिन पहले महाराष्ट्र की सरकार ने क्या कहा कि हमारे पास ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी है, ना बेड्स की कमी है। अगर कमी नहीं है तो कौन दे रहा है? फिर ये पीएम केयर फंड से ही आ रहा है ना। अगर कमी हो जाती है तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं पीएम केयर फंड से मोदी जी ने दिया? पीएम केयर फंड कहां खर्च हो गया? और जब टोपे साहब जो कि उनके हेल्थ मिनिस्टर हैं परसों कहते हैं कि हमें कोई कमी नहीं है और अब संख्या केसेस की कम होने लगी है, तो मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये मंगल ग्रह से सब कुछ आ रहा है क्या? ये मोदी जी दे रहे हैं ना, ये केंद्र सरकार ही दे रही है ना, तभी तो इनके संख्या कम कैसे होने लगी? अगर अच्छा गप और कड़वा थू, ये ऐसे कैसे हो जाएगा? कड़वा थू ऐसे कैसे हो जाएगा? दूसरी बात, आपने उत्तर प्रदेश पे जवाब नहीं दिया। प्रीति जी, उत्तर प्रदेश में आप देखिए, मैं तो आंकड़ों के हिसाब, फिर ये सारे लोग चिल्लाएंगे, ये टोटी चोर पार्टी के प्रवक्ता को बोलिए चिल्लाना बंद करें। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जहां तक योगी आदित्यनाथ जी को पहले मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने गरीबों के लिए जो कहा है कि जिनको सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिलेगा उनको प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती करेंगी और वो पैसा जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये भी बड़ा निर्णय है, मैं बिल्कुल मानता हूं। बहुत सारी मुश्किल उत्तर प्रदेश में भी होंगी और हैं भी, लोग परेशान हो रहे हैं और कमी भी होगी, इसमें कोई, मैं अगर यहाँ पर इसको नकार दूं तो लोग मुझे ठीक नहीं मानेंगे। मगर इस प्रकार से चिल्लाना, इस प्रकार से कहना कि किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश तो वैक्सीनेशन ठीक कर रही है। उत्तर प्रदेश का 33 करोड़ जनसंख्या, देश के पूरे विश्व की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स में से काउंट होता है उत्तर प्रदेश। उसके बावजूद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज और मैनेज कर रहा है, वह भी महाराष्ट्र को सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश से। केवल महाराष्ट्र में खड़े होकर उत्तर प्रदेश को देखना ये उचित बात है क्या? लेकिन ये सच है संबित कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं और लोग अस्पतालों के बाहर मर रहे हैं
और नहीं, यहाँ बिल्कुल पर मैं कह रहा हूं। नहीं, यहाँ पर बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी बहुत मोर्टालिटी बड़े है, पैमाने बिल्कुल पर लोग परेशान हैं, मैं और इसको नकार नहीं रहा। अगर ना भी करे संजय राउत चिंता, तो हर किसी को उस प्रदेश की चिंता होनी चाहिए। उस प्रदेश की क्यों, भारत की चिंता होनी चाहिए। लेकिन संजय गुप्ता जी, इस बात का जरा मुझे जवाब दीजिए, वो ये कि अभी बता रहे थे, चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे संबित पात्रा कि भाई 7/4/2020 में एक चिट्ठी लिखी गई कि आप मोबिलाइज कीजिए अपने हेल्थ सिस्टम को, आप ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाने की तैयारी कीजिए। आप लोगों ने क्या किया? खास तौर पर महाराष्ट्र की सरकार ने उन चिट्ठियों पर कुछ संज्ञान लिया? शायद लिया होता तो ये स्थिति महाराष्ट्र में नहीं होती। देखिए, मैं इस बात से सहमति रखता हूं कि केंद्र सरकार के लेवल पर भी और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर भी बहुत सी बातों को नजरअंदाज किया है। जो काम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए। लेकिन आज अगर हम इन्हीं बातों को करते रहे तो उसका समय नहीं है। आज सबसे अहम मुद्दा ये है कि किस तरह से कोरोना महामारी के अंदर जो लोग इसको अपना व्यापार बना रहे हैं और लोगों की मौत के साथ अपनी जेबें भर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह से सख्त कानून बनाए जाएं, क्योंकि आज इसको ही रोकने के लिए सबसे बड़ा एक अहम काम है। बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अगर कुछ अच्छा हो तो राज्य सरकार ने किया और कुछ बुरा हो तो केंद्र सरकार ने किया, ये तो नहीं चलेगा। नहीं, इस टाइम तो अच्छा केंद्र सरकार भी कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही है। वो ठीक है कि हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कमियां निकालते हैं एक दूसरे की, वो एक अलग बात है। लेकिन अच्छा काम हमारे देश के अंदर ना सिर्फ केंद्र सरकार कर रही है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कर रही है। तो हमें उनको एप्रिशिएट करने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। आज वैक्सीनेशन का काम जितने अच्छे तरीके से हमारे देश के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है और केंद्र सरकार ने जिस तरह से वैक्सीनेशन दिया है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जिस तरह से लगाने का काम कर रही है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। जिस तरह के मापदंडों को उन्होंने अपनाया, इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं होना चाहिए, क्रिटिसिज्म हो ये तो जरूरी है ही। हमारे देश के नेताओं का काम ये है कहीं अगर कोई कमी पेशी है तो उसके लिए बोला जाए, लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका एप्रिसिएशन भी होना चाहिए। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इस तरह को ये देखना जरूरी है कि और किस तरह से कड़े कानून बनाए जाए कि जिससे कि कालाबाजारी रोकी जाए, और ये भी देखा जाए कि किस नॉर्म्स को सख्ती से पालन किया जाए और किसको नहीं किया जाए। तो ये मेरा सुझाव है कि कालाबाजारी को रोकने में अहम नए कानून बनाए जाए ताकि ये कालाबाजारी ना हो। तो ये कह रहे हैं शिवसेना के समर्थक होने के नाते कि सब अच्छा चल रहा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार के साथ समन्वय जैसा होना चाहिए, लेकिन आपके तो सहयोगी है शिवसेना, आप लोगों को तो ये सब नजर नहीं आ रहा। नहीं, मेरी बात सुनिए, हमारे सहयोगी हैं और संजय गुप्ता जी ने अभी कुछ कहा था, उस पर आगे बढ़ा रही हूँ। उन्होंने बहुत ज्यादा रोष है कि ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी ऑक्सीजन दवाओं की नहीं रुक रही, फांसी तक दे दीजिए। मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ भाजपा के प्रवक्ता के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो ऑक्सीजन मांग रहा है उस पे एनएसए लगाया जा रहा है, उनकी संपत्ति जब्त कर रही है। संजय गुप्ता जी का सुझाव मत मांगिए, फांसी मत चढ़ाइए, कम से कम जो ऑक्सीजन मांग रहा है उस पे एनएसए मत लगाइए, उसकी संपत्ति मत जब्त करिए, हिम्मत दिखाइए। जो कालाबाजारी ऑक्सीजन की कर रहा है उस पे एनएसए उसकी संपत्ति जब्त करके दिखाएं, तब इस सरकार को मानेंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है, गंगा उल्टी बह रही है। जो ऑक्सीजन मांग रहा है, जो दवाएं मांग रहा है, उन पे एनएसए लग रहा है, उनकी संपत्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब्त करते हैं, और जो कालाबाजारी कर रहे हैं उन्हें बचाने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि मुनाफाखोरी की सरकार है और मुनाफाखोरी इनका जो है अब आदत हो चुकी है, इनका डीएनए बन चुका है मुनाफाखोरी का डेटाबेस दिया, ये मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र पे भी एक लाइन बोलिए कि वहां पर सहयोग है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कि नहीं? नहीं, मैं महाराष्ट्र के बारे में नहीं, मैं दिल्ली के बारे में बता सकती हूं। महाराष्ट्र के सहयोगी बता रहे हैं, सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है और इसमें कोई दो राय नहीं। महाराष्ट्र और भारत की राजधानी दिल्ली 1 और 2 नंबर पे खड़े हैं, जिन्हें कोरोना की सबसे बड़ी मार पड़ी और जिसे सबसे ज्यादा मदद और मलहम की जरूरत है केंद्र सरकार से। लेकिन दोनों जगह राजनीति हो रही है। दिल्ली में तो जीएनसीटी एक्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री की सारी ताकतें एलजी के पास आ गई हैं। अब लोगों को यह भी समझा दे कि कल से मुख्यमंत्री के पास नहीं, एलजी के पास जाएं, अगर ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। साफ बात मैं कह रही हूँ आपसे। संबित, जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो इन्होंने जो कहा कि उत्तर प्रदेश में जिनके पास जो ऑक्सीजन मांग रहे हैं उन पे एनएसए लगा दिया, उसकी बात मैं बता दूं। शशांक जी का केस कल आपने देखा होगा। शशांक नाम के एक व्यक्ति ने ट्वीट किया कि मेरे नाना जी की मौत हो रही है कोविड से, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उनको ऑक्सीजन भेजा जाए। और अमेठी का केस था, तुरंत स्मृति जी को उन्होंने टैग किया, स्मृति जी ने तुरंत उस नंबर पे फोन किया जहां शशांक बता रहे थे। 3-4 बार शशांक को फोन करने के बाद शशांक फोन नहीं उठाए तो स्मृति जी ने वहां डीएम से बात की कि आप जाके इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग करके वहां पहुंचिए और ऑक्सीजन दे के आइए। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके डीएम और एसपी वहां गए जहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग हुई। वहां मालूम पड़ा ये शशांक के नाना जी नहीं है,
ये तो कोई दूसरे और किसी के व्यक्ति हैं और उनको कोविड नहीं हुआ है और ना ही किसी ने ऑक्सीजन के लिए कहा है उनको। तो ये एक अफवाह थी, जिस अफवाह के लिए उन पे एनएसए नहीं लगा है और उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, उनको जेल में नहीं डाला गया है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। केवल उनको पुलिस ने कहा कि आप इस तरह का अफवाह मत फैलाइए। आप बोलिए प्रीति जी, क्या अफवाह फैलाना उचित है? क्या अफवाह फैलाना उचित है? तो इसमें तो एनएसए नहीं लगा है, ना ही कि प्रॉपर्टी जब्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर झूठ फैलाने का काम तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं धन्यवाद कहूंगा कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने माना कि महाराष्ट्र में केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है और केंद्र सरकार के मदद के कारण आज महाराष्ट्र में केस कम हुआ है। यह आज कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने माना है, शिवसेना के प्रवक्ता ने भी माना है। तो कहीं न कहीं ये जो राजनीति कर रहे हैं इसे रोकने की आवश्यकता है। जो खुद तो डूब रही है, उत्तर प्रदेश को भी लेकर डूब रही है। गंभीर मुद्दे पर आपको हंसी क्यों आ रही है? मुझे हंसी इस बात पे आ रही है ये तो कि संबित जी 24 करोड़ लोगों की बात हो रही है। 24 करोड़ लोग मर रहे हैं और आप एक घटना उठा के ला रहे हो, उस पे कार्रवाई भी करना चाहते हो। ऐसे आपदा के समय में आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर कोई बोलेगा गैस की कमी होगी, यहाँ पे गैस की कमी हो जाए या कोई बोलेगा बेड की कमी है या हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, उसके ऊपर में आप ऑक्सीजन की कमी पे एनएसए की कार्रवाई कर देंगे, उसके ऊपर कहेंगे हम उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। तो आप मेरठ के सांसद ने कहा है कि ऑक्सीजन नहीं है तो उसकी संपत्ति जब्त कर लीजिए। उसने बोला, उत्तर प्रदेश के मोहल्ला सांसद ने बोला बीजेपी के कि ऑक्सीजन की कमी, उसकी संपत्ति जब्त कर लीजिए। आपके मंत्री कह रहे हैं उनकी संपत्ति जब्त कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ जिन लोगों की मौतें हो गई है, जिन लोगों की मौतें हो गई है, उनकी बिना ऑक्सीजन की वजह से जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनको उनकी मौतें हो गई है, उनकी संपत्ति जब्त कर लीजिए। कैसे आपके मुख्यमंत्री आपने उत्तर प्रदेश को दिया है, संपत्ति जब्त हुई, किसी की संपत्ति जब्त नहीं हुई है। बचाने के लिए यहाँ पर कुछ लोग डॉक्टरों को पीट रहे थे, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी की आवाज नहीं पहुंच पा रही दर्शकों तक। संबित, बारी बारी से बोलिए, पहले आप शुरू कीजिए। देखिए देखिए इरफान नाम के लोग और उनके इरफान और उसके परिवार के लोग डॉक्टर और नर्स को पीट रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। तब से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कह रही है कि इरफान को आपने गिरफ्तार क्यों किया, इनके ऊपर कोई केस नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार की राजनीति और वो भी धार्मिक राजनीति अभी करना बिल्कुल अनुचित है। डॉक्टर नर्सेस को किस प्रकार से बेरहमी से पीटा जा रहा था, वो वीडियो आपने देखा है। एक वो टेबल फैन उठा करके नर्स को मारा, बेचारी नर्स सड़क नीचे पड़ी हुई थी, जान बचाने के लिए वो गुहार कर रही थी पैर पकड़ करके। क्या उसको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? क्या उसको सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए? अभी तो शिवसेना कह रही थी गोली मार देना चाहिए, ये लोग कह रहे गिरफ्तार भी नहीं होना चाहिए। केवल वो इरफान है तो गिरफ्तार मत करो, ये किस प्रकार की बात है? क्यों नहीं गिरफ्तार होगा वो? मैं बताता हूं, अगर कोई नर्स को और डॉक्टर को पीटेगा तो बिल्कुल गिरफ्तार होगा, चाहे वो कोई भी हो। नर्स और डॉक्टर को कोई पीटेगा और उनकी जान को खतरे में डालेगा तो वो गिरफ्तार होगा। इसमें किसी प्रकार का संशय मत रखिए। आप लोग जो डॉक्टर को पीटने वाले व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, गलत बात। लगता है उन्होंने भी अपना जो फंड है पब्लिक मनी अमेठी की सांसद ने दे दिया है पीएम केयर फंड में, है ना? ये तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि कंडीशन देखिए, कागज मत इटली में दे दिया है, इटली में दे दिया है, इटली में दे दिया तो भी आपको इलाज मिलना चाहिए, ये हाई कोर्ट ने कहा है। वो कौन सा वो प्रोडक्ट है, स्ट्रॉन्गी दूध ना क्यों है, वो पीछे बैठी आराम से आप लोग बेकार का लोगों का आप छीन नहीं सकते। संबित बताइए, कोई दूध का कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया तो उसमें जाके कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दफ्तर में तोड़फोड़ कर दिया। आप सोचिए, ये इनकी प्रायोरिटी है। हाथ नहीं डालने देंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कोई एक एडवर्टाइजमेंट आ गया, वो मैं प्रोडक्ट का नाम भूल गया, उसको लेकर के कांग्रेस वालों ने जाकर फैक्ट्री में तोड़फोड़ कह दिया है, वहां पर जाके लोगों के घर में तोड़फोड़, ये इनकी प्रायोरिटी है कांग्रेस वालों की, तोड़फोड़ करना। अरे सत्ता का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने में करिए, लोगों की आवाज दबाकर उन्हें धमकाने में, जेल डराने में मत करिए। दुख की बात है, दुख की बात है। इरफान ने डॉक्टर को पीटा तो क्या इरफान को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? एक एक करके बात कीजिए, मेरा निवेदन है आप सबसे। सरकार जान की दुश्मन बन गई है, जिन्हें जान बचाने का काम करना चाहिए था। अनुराग भदौरिया, आप मुझे बताइए, आप जो अभी वीडियो का जिक्र संबित पात्रा कर रहे थे, आपको क्या उसमें झूठ नजर आ रहा था? प्रीति जी, तानाशाही सरकार है, बोलना मना है। सच बोलोगे तो आप पे एफआईआर हो जाएगी, जेल भेज दिया जाएगा। ये अंग्रेजों का शासन चल रहा है, ऐसा लगता है। तानाशाही, ऐसे माहौल में जहाँ लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हो और सरकार तानाशाही कर रही हो। नहीं, जहाँ जिंदगी मौत से लोग लड़ रहे हो वहाँ सरकार तानाशाही कर रही हो। सरकार के खिलाफ अगर कोई सही बात बता देगा तो उसके ऊपर एनएसए लग जाएगा, उसके ऊपर में आप उसकी संपत्ति जब्त करेंगे। तानाशाही नहीं तो क्या है? ये मानव धर्म का अपमान नहीं तो क्या है? तथ्य पर आइए, इंसानियत की हत्या नहीं तो क्या है? तथ्य पर आइए, बताइए किसको भेजा गया? कहाँ पे?
एनएसए बिना वजह किस पे लगाया गया, ये बताइए। अरे क्यों, आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि कोई अगर गैस की यहाँ पे ऑक्सीजन की अफवाह फैलाकर धमकाना ही तो है। माने आपको धमका दिया जाए कि कोई हॉस्पिटल वाला बेचारा कुछ बोले नहीं, कोई व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाए, तो अगर कोई आवाज उठाएगा तो उस पर एनएसए लग जाएगा, संपत्ति जब्त होगी। धमकाना ही तो है, और क्या है, ये धमकाने की तो कोशिश है। बजाय इनको कहना चाहिए था कि आपदा का वक्त है, आइए हम सब मिलकर एक साथ खड़े होते हैं, आइए आप भी आइए, विपक्ष आप भी आइए, मेरे साथ समाजवादी लोग आप भी आइए, आइए हम इस आपदा का मुकाबला करते हैं। और हम समस्या है सामने दिखाई पड़ रही है, आओ हम सब मिलकर इसका समाधान करते हैं। ये मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए। तो तीन लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर शांत हो जाए, तीन लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। संपत्ति जब्त होने की बात, एनएससी की बात हो रही है, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष आप पर। मैं आपको बता रहा हूं, योगी जी ने कहा, क्या कहा योगी जी ने कहा, जो रेमडेसिविर अपने घर पे होर्डिंग करेगा, जो फेविफ्लू और बाकी एसेंशियल ड्रग्स अपने घर में होर्डिंग करेगा, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होर्डिंग करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसको एनएसए के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा। मैं इसको स्वागत योग्य मानता हूं। अगर आप होर्डिंग करेंगे, अगर आप ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, अगर आप जान बचाने वाली दवाइयों के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करेंगे, तो आपके खिलाफ एनएसए लगना चाहिए। और अगर डॉक्टर और नर्सेस को पिटाई करेंगे, मैंने इरफान और उसकी फैमिली को, नर्स को और डॉक्टर को पीटते हुए देखा, हम सब ने वीडियो में देखा है किस प्रकार उत्तर प्रदेश में वो मंजर था। वो नर्स पड़ी हुई थी जमीन पे, मैं लोगों से कहूंगा ट्वीट करके अनुराग भदौरिया भाई को भेजो, वो नर्स जमीन पे पड़ी हुई थी, उसको आप टेबल फैन से मारे जा रहे हैं। वो पता नहीं अभी किस सिचुएशन में है। वैसे लोगों पे अगर एनएसए नहीं लगेगा तो किस पे एनएसए लगेगा? इनको इतनी आपत्ति क्यों है? अनपढ़ की तरह आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। आदित्य को अनपढ़ की तरह बचा रहे हो। प्रभु पढ़ के आए, उन्होंने क्या बोला था? पढ़ के आया करो। इस चर्चा के अंतिम पड़ाव में अलका लांबा, आप जवाब दीजिए पहले जो बात कह रहे हैं संबित पात्रा। अनुराग भदौरिया रुक जाइए, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। या प्रीति जी क्या सवाल है? वो कह रहे हैं कि भाई उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो होर्डिंग कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो नर्सेस के साथ, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। प्रीति, हम और आप जब चर्चा कर रहे हैं ना, तो पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश आपके चैनल को और हमारी चर्चा को बहुत अच्छी तरह सुन रहा होगा। उसे मालूम है कि आज कांग्रेस और प्रियंका गांधी जी लगातार जो चिंता व्यक्त कर रही है वो सच है या झूठ है। इनकी नजर में तो जो शव जल रहे थे वाराणसी के अंदर, उसको दीवारों से इन्होंने ढकने को, सच्चाई को ढकने का काम इन्होंने किया है। आज उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन मांगते हैं तो कहते हैं आपके ऊपर एनएसए लगाकर संपत्ति जब्त की। ये जान रहा है उत्तर प्रदेश, त्राहीमाम है, ये मानने को तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, आप वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं, समय पर टेस्टिंग कम हो गई है। ये उत्तर प्रदेश जानता है। हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस बनेगी, बिना डरे बनेगी। हमें पता है बीएसपी की बहन जी पूरी तरह खामोश कर दी गई है और एक निडर खड़ी है, तो वो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लोगों की खड़ी है, ऑक्सीजन तक पहुंचा रही है। हमें कुल मिलाकर के सवाल है अनुराग भदौरिया। आपके 80 सांसद तो दिल्ली में बैठे हुए। आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? अनुराग बोलिए, क्या क्वेश्चन पूछिए। सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो होर्डिंग कर रहे हैं दवाइयों की, इंजेक्शंस की, या फिर जो कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। देखिए संबित जी अनपढ़ की तरह बात कर रहे हैं, पढ़ लिख के नहीं आए हैं। अनपढ़ जिस तरह बोलता है ना कि बिना सुने कुछ बोलना है, सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है। जो अफवाह फैलाएगा ऑक्सीजन कमी होने पे, उस पे हम एनएससी की कार्रवाई करेंगे, संपत्ति जब्त करेंगे। तो मैंने बोला कि मुख्यमंत्री जी का इतना निर्दयी हृदय है कि बजाय इसमें ये कहने की कमी है, आइए हम लोग मिलकर सब लोग उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर विपक्ष कह रहे हैं निर्दयी है। देखिए मैंने अभी विपक्ष को सुना, कोई कह रहा है कि प्रियंका गांधी ही हमको इस कठिन घड़ी में उबार देगी, कोई कह रहा है अखिलेश जी ही मंत्र है जिनके माध्यम से देश आगे बढ़ जाएगा। ये तो यही तो कोई, ये क्या, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं मैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर। ये कहीं ना कहीं एक सैडिस्टिक प्लेजर ले रहे हैं कि ये जो परिस्थिति आज भारत में हुई है, चलो मिलके लड़े, ऐसा नहीं है। चलो भारत को और कम करके दिखाएं। प्रियंका गांधी वाह वाह, राहुल गांधी वाह वाह, और वो टोटी चोर वाह वाह। अगर ऐसा है संबित पात्रा कि दुख की घड़ी में कोई आनंद ले रहा है, तो ये तो इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, दूसरों की कमियां गिनाने से बेहतर है कि हम एक साथ मिलकर उन कमियों को खत्म करने की कोशिश करें। और इसी के साथ आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।